नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अकबर की एक श्रृंखला चलाई थी, जिसके अंतर्गत हमने अकबर के विषय में जाना, अकबर की विजयों को देखा, अकबर के समय की कला देखी, इसके साथ ही साथ अकबर के समय के साहित्यकार एवं नवरत्नों अकबर की मनसबदारी व्यवस्था को देखा। आज अब हम देखेंगे अपने इस वीडियो में अकबर की राजपूत नीति। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने अपनी राजपूत नीति में क्या परिवर्तन किए और किस प्रकार अकबर राजपूतों को अपना सहयोगी बना पाया, जिसके कारण उसे अपने साम्राज्य विस्तार में और साथ ही साथ अपने साम्राज्य को स्थायित्व देने में किस प्रकार सहयोग प्राप्त हुआ। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे अकबर की राजपूत नीति। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए अब हम जानते हैं अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति बड़े ही सोच विचार और पूर्ण उद्देश्य के साथ बनाई गई नीति थी। आप देखेंगे कि अकबर के पूर्व के जितने भी शासक हुए, उन्होंने राजपूतों को महत्व नहीं दिया, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा और अनेक युद्धों का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में अकबर ने पूर्ण सोच विचार के साथ निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपनी राजपूत नीति का निर्धारण किया। नंबर 1, राजपूतों के जातीय गुणों का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे राजपूत जो कि स्वाभिमानी थे, देशभक्त थे, विश्वसनीय थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऐसे गुणों का लाभ अकबर लेना चाहता था, इसलिए उसने राजपूत नीति का निर्धारण उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया। दूसरा, विदेशी अमीरों के विद्रोह से मुक्ति। आप देखेंगे अकबर के शुरू से ही सेना में विदेशियों का प्रभाव था, जिसमें मिर्जाओं का प्रभाव, उज़्बेकों का प्रभाव, तुर्कों का प्रभाव। ये अब इस समय तक आते आते अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगे हुए थे और स्वयं अकबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे, विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते थे। साथ ही साथ सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते थे। ऐसी स्थिति में अकबर इन विदेशी अमीरों के विद्रोह से भी मुक्ति प्राप्त करना चाहता था, जिसका उपाय उसे राजपूतों के प्रति अपनी नीति में दिखाई दिया, इसलिए उसने अपने उद्देश्य में इसे शामिल किया। तीसरा, विदेशियों पर निर्भरता से मुक्ति। अकबर अगर अपने राजपूतों को मित्र बना लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी विदेशियों पर जो निर्भरता थी, उससे भी उसे मुक्ति मिल जाती। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अकबर ने अपनी राजपूत नीति के उद्देश्यों को निर्धारित किया। अगला, राजपूताने को आधिपत्य में लेने का प्रयास। आप देखेंगे अकबर अपनी इस राजपूत नीति के माध्यम से ही राजपूताने को भी अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास कर रहा था। साथ ही मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में भी राजपूत सहायक हो सकते थे, अतः उसने अपनी राजपूत नीति को इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया। साथ ही साम्राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक राजपूत जैसी वीर और साहसी के साथ साथ विश्वसनीय जाति का सहयोग उसके साम्राज्य को स्थायी बना सकता था, अतः अकबर ने इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपनी राजपूत नीति का निर्धारण किया। आइए अब हम देखते हैं अकबर की राजपूत नीति का स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने अपनी राजपूत नीति का जो स्वरूप निर्धारित किया, उसके निम्न बिंदु हैं। नंबर 1, राजपूतों की शक्ति का उपयोग। अकबर यह भली भांति जानता था कि राजपूत वीर हैं, स्वाभिमानी हैं और देशभक्त हैं, अतः वह राजपूतों की इन शक्तियों का उपयोग करना चाहता था अपने साम्राज्य के लिए। इसीलिए उसने सबसे पहले राजपूत शासकों से विवाह संबंध भी स्थापित किए और राजपूत शासकों की साम्राज्य के उच्च पदों पर नियुक्तियां प्रदान की। जिन राजपूत राजाओं ने स्वेच्छा से विवाह संबंध स्थापित किया, उनके साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनके साथ पारिवारिक संबंधों की स्थापना करने का कार्य किया और उन राज्यों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाते हुए उन्हें स्वतंत्र राज्य करने की अनुमति दी। अगली बार आप देखेंगे राजपूत नीति के स्वरूप में उन राजाओं को जिन्होंने अकबर से युद्ध करने के बाद पराजय स्वीकार करी, उन्हें अकबर ने माफ कर दिया, अभयदान दिया और उन्हें उनके राज्य को स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति दी, किंतु अकबर की अधीनता में।
इसके साथ अकबर की राजपूत नीति में धार्मिक सहिष्णुता का पुट भी आया और अकबर ने आप देखेंगे हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट नहीं किया और उन्हें अपने धर्म के अनुसार, अपने विश्वासों और रीति रिवाजों के अनुसार अपने राज्य को चलाने की, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ और आचरण करने की स्वतंत्रता थी। इस प्रकार अकबर की राजपूत नीति का यह स्वरूप निर्धारित किया गया था, जिसके आधार पर अकबर ने अपनी राजपूत नीति का क्रियान्वयन किया। अब हम देखेंगे अकबर की राजपूत नीति का क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत हम इसे 3 श्रेणियों में बांटते हैं अकबर की राजपूत नीति के क्रियान्वयन को। पहला है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले राज्य। वे राज्य जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार किया और अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया। ये राज्य थे आमेर, जो सबसे पहला राज्य था जिसने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। उस समय यहाँ के शासक भारमल थे। दूसरा मारवाड़, जिसने 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। यहाँ के शासक थे चंद्रसेन। इसी प्रकार जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ के शासक हर्राय और राय कल्याणमल ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये थे अकबर की राजपूत नीति का प्रथम बिंदु, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले राज्यों का। दूसरा था पराजय उपरांत अधीनता स्वीकार करने वाले राज्य, जिसमें मेड़ता, रणथंभौर और कालिंजर। इसके राजा आप देखेंगे 1562 में यह मालदेव के अधीन था, जिसका उस समय किला संचालन का कार्य जयमल के द्वारा किया जा रहा था। इसी प्रकार रणथंभौर में सुरजन राय हाड़ा था और कालिंजर में रामचंद्र। इन्हें अकबर की सेना द्वारा पराजित किया गया और पराजय उपरांत इन्हें अवैधान दिया गया और इन्हें अपने राज्य को अकबर की अधीनता में स्वतंत्रता पूर्वक चलाने की अनुमति दी गई। तो ये था दूसरा बिंदु, जिसके तहत अकबर ने पराजय उपरांत उन्हें अधीनता स्वीकार करके राज्य करने की अनुमति दी। तीसरी श्रेणी में आता है वह राज्य जिन्होंने निरंतर युद्ध किया और पराजय होने की स्थिति में भी अधीनता स्वीकार न करके निरंतर युद्ध को जारी रखा। उसमें था मेवाड़ का राज्य, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, जिसमें महाराणा प्रताप आप देखेंगे युद्ध उपरांत भी स्वतंत्रता युद्ध को जारी रखे रहे और अंत तक वो युद्ध करते रहे। इस प्रकार उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब हम देखेंगे अकबर की राजपूत नीति के लाभ और हानियां। लाभ के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहला है राजपूतों की मित्रता प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने अधिकांश राज्यों को अपना मित्र बनाया और उनका सहयोग लिया और उनके माध्यम से अपने साम्राज्य के विस्तार करने में सहायता प्राप्त की। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु राजपूताना को आधिपत्य में लेना। आप देखेंगे अकबर ने मित्रता के साथ साथ राजपूतों के क्षेत्रों पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया, उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया और उन राज्यों को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाकर उन्हें राज्य करने के लिए दे दिया गया। इसके साथ ही साथ तीसरा लाभ विश्वसनीय जाति का सहयोग प्राप्त हुआ। अकबर को अपने साम्राज्य को संचालित करने में राजपूत जैसी वीर, साहसी और विश्वसनीय जाति का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने और साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ। साथ ही साथ आप देखेंगे इस राजपूत नीति का लाभ यह हुआ कि राजपूत रानियों का प्रभाव भी अकबर पर पड़ा और अकबर के स्वभाव में परिवर्तन आया। अकबर ने राजपूतों के साथ उदारता का व्यवहार किया, राजपूत रानियों के साथ उदारता का व्यवहार किया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का विस्तार भी अकबर की राजपूत नीति का परिणाम, अकबर की राजपूत नीति के लाभ के रूप में देखा जा सकता है। मुगल साम्राज्य को स्थायित्व दिलाने में भी राजपूत नीति ने अहम योगदान निभाया। महत्वपूर्ण किलों पर मुगलों का आधिपत्य हो गया और पश्चिम में आप देखेंगे कि अकबर को एक सुरक्षित सुरक्षा कवच तैयार मिला। जहां अकबर को इस राजपूत नीति से अनेक लाभ हुए, वहीं पर अकबर को इसके कारण कुछ हानियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें हम पहला देखते हैं युद्ध एवं समय की बर्बादी। आप देखेंगे कि 4 राज्यों ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करी और वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया, किंतु अन्य राज्यों ने आप देखेंगे युद्ध किया
इस युद्ध में अकबर को अपना अधिकांश समय और धन की बर्बादी को भी देखने को मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे इसके कारण अत्यधिक जनधन की हानि हुई। अकबर द्वारा जो युद्ध लड़े गए उसमें जनधन की हानि भी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, सैनिक मारे गए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके ऊपर अत्यधिक धन का व्यय हुआ, जिसके कारण जन और धन दोनों की हानि हुई। इसके साथ ही अकबर जो उपाय नहीं खोज पाया वह जहांगीर ने खोजा, अर्थात मेवाड़ के साथ संबंध स्थापित करने में जहांगीर सफल रहा और अकबर के समय निरंतर युद्ध का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं अकबर की राजपूत नीति के परिणाम। तो आप देखेंगे कि अकबर की राजपूत नीति के परिणाम निम्न बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। सबसे पहला है अकबर की निर्भरता, जो पहले विदेशियों पर बनी हुई थी, अब अकबर की वह निर्भरता कम हुई और अकबर को राजपूत जैसे मित्र प्राप्त हो गए, जो विदेशियों का तोड़ सिद्ध हुए। क्योंकि अभी तक अकबर की पूर्ण निर्भरता विदेशियों पर बनी हुई थी, जिसमें तुर्क थे, अफगान थे, उज़्बेक थे, मिर्जा थे। इन सारे विदेशियों ने अकबर को धोखा देना, षड्यंत्र करना और अकबर के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसी स्थिति में अकबर को राजपूत जैसे मित्र मिलने से अकबर की विदेशियों पर निर्भरता खत्म हो गई और उसका तोड़ अकबर को मिल गया। अगला परिणाम में विद्रोहियों पर नियंत्रण लगाने में सफलता प्राप्त हुई, यानी जो विदेशी विद्रोह कर रहे थे, यहाँ पर आकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, जो मनसबदार अकबर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें भी नियंत्रण करने में अकबर को सफलता प्राप्त हुई। इसके साथ ही अब विद्रोह की संभावनाएं कम हो गई और विदेशी जातियों के महत्व में गिरावट हुई, क्योंकि बार बार इनके विद्रोह से अकबर मुक्ति चाहता था और वह मुक्ति का रास्ता उसे राजपूतों के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों से प्राप्त हुआ। तो ये थे अकबर की राजपूत नीति के परिणाम। अब हम देखते हैं इसके प्रभाव। इनके प्रभावों को हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। तो आइए अब हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ। आप देखेंगे सब लोगों ने मिलकर त्योहारों को मनाना प्रारंभ किया। आप देखेंगे सभी को अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और विकास के नवीन कार्य होने प्रारंभ हो गए। कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। ये सारी चीजें हिंदू और मुसलमानों के आपसी मिलने से प्रारंभ हुआ। दूसरा प्रभाव के अंतर्गत आप देखेंगे अकबर के स्वभाव में परिवर्तन आया। आप देखेंगे अकबर ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे राजपूताना से, उसके परिणाम स्वरूप उसके स्वभाव में परिवर्तन आया और उसने हिंदुओं के झरोखा दर्शन को अपनाना प्रारंभ कर दिया, तुलाधन पद्धति को अपनाना प्रारंभ किया, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, जजिया कर की समाप्ति करी, दास प्रथा का अंत कर दिया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे महलों में जो राजपूताना की महिलाएं थी, उन्हें अपने धर्म के अनुसार, और जो हिंदू महिलाएं थी उन्हें भी अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता प्रदान की। तो इस प्रकार आप देखेंगे अकबर के महल में अनेक धर्म की स्त्रियां थी, उन्हें अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। साथ ही साथ आप देखेंगे राजपूतों को उच्च पद पर नियुक्ति प्रदान करने का कार्य अकबर के द्वारा किया गया, जिससे राजपूतों का सम्मान भी बरकरार रहा और साथ ही साथ वह अकबर का सहयोग भी करते रहे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे अकबर ने राजपूताना और अन्य धर्मों के प्रभाव में आकर कुछ समय के लिए मांसाहार का त्याग भी किया, उपवास भी किया। तो ये थे अकबर की राजपूत नीति का सकारात्मक प्रभाव। वहीं अकबर की राजपूत नीति के नकारात्मक प्रभाव भी हमको दिखाई देते हैं, जो राजपूताना पर पड़े। इस नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत जो देखने को मिलता है वह यह है कि राजपूतों की एकता को आघात लगा। अभी तक आप देखेंगे कि दिल्ली साम्राज्य को चुनौती देने वाले राजपूत ही थे और राजपूतों ने हमेशा एक होकर मुगलों का या अन्य तुर्कों का मुकाबला किया था, किंतु इस समय आप देखेंगे कि अकबर के प्रभाव में आकर राजपूतों की वो एकता को आघात लगा, राजपूतों की एकता विखंडित हो गई। दूसरा,
राजपूतों का दिल्ली पर आधिपत्य का स्वप्न चकनाचूर हो गया। जैसा कि आप देख रहे थे कि बाबर के समय भी राणा सांगा ने दिल्ली पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था या स्वप्न देख रहा था। वहीं आप देखेंगे हुमायूं के समय भी राजपूतों ने विद्रोह किया था, किंतु इस समय अकबर के अधीनता में आने के बाद राजपूतों का दिल्ली पर आधिपत्य का सपना पूर्ण रूप से चकनाचूर हो गया। तीसरा नकारात्मक प्रभाव में आप देखेंगे राजपूतों में आपसी लड़ाइयाँ होना प्रारंभ हो गई और अकबर ने राजपूतों को राजपूतों के खिलाफ उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, जो राजपूताना के लिए घातक सिद्ध हुआ। वो फिर कभी भी एकजुट नहीं हो पाए। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे अकबर ने राजपूताना राज्यों से सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया था और उनके जीर्ण शीर्ण किलों की मरम्मत कराने पर भी रोक लगा दी थी और उनके महत्वपूर्ण किलों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे अकबर की धार्मिक नीति। किस प्रकार अकबर के धार्मिक नीति का स्वरूप निर्धारित किया गया, किस प्रकार अकबर ने अपने धार्मिक नीति के तहत अनेक कदम उठाए। तो हम अकबर की धार्मिक नीति में इन सारे तथ्यों को देखेंगे अपने अगले वीडियो में।